नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश श्रीवास्तव अगली वीडियो के साथ अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बतलाया था और आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों टेंसों को आज कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा कि आज प्रेजेंट का जो भाग है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि भाइयों मैं आप लोगों को टेंस का इंट्रोडक्शन करना आप लोगों को बताया था, उसी के तहत हम ध्यान रखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि नाम से ही टेंस की पहचान आसानी से की जा सकती है। जैसे प्रेजेंट के आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि है हो होता है, परफेक्ट का होता है चुका चुकी चुके, तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है वो हमारा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। कोई भी सेंटेंस अगर बोला गया जैसे कि मैं जौनपुर से घर आ चुका हूं, तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये कौन सा टेंस है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जौनपुर से घर आ चुका हूं, तो यहाँ पर लास्ट में चुका हूं शब्द आया, तो यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं, कौन सा टेंस की आइडेंटिटी बताई गई है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी बताई गई है। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि ये जो सेंटेंस अभी मैंने पढ़ के आपको बताया यह कौन से टेंस से था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से था। अब पहला सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। थोड़ा सा हिंदी लिखनी हमारी कमज़ोर है और इस पर आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपको बताया गया है हैज होता है और हैव होता है। हैज कब लगता है, हैव कब लगता है, इस बातों को पहले समझे। मैं आपको बताया था कि एक वचन जो सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन कर्ता जो होता है ही सी इट और नेम होते हैं यानी नाम। इन सभी ये चारों शब्द जो लिखे गए हैं ये सभी एक वचन की श्रेणी में आते हैं, तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगा देंगे। और बाकी जो बचता है बहुवचन जैसे आई, वी, यू और आपका दे, इन सभी के साथ हमारा लग जाएगा है। बस हमें आपको इसी पे ध्यान देना है कि एक वचन सब्जेक्ट अगर है, एक वचन करता है जैसे ही, सी, इट और नेम है, तो इनके साथ हमें हैज का प्रयोग कर लेना है। और जो बहुवचन करता होता है, बहुवचन की श्रेणी में आपके आने वाले करता होते हैं आई, वी, यू और दे होता है, तो इनके साथ हमें जो है हैव का प्रयोग करना है। इतना तो भाइयों हमने आपको बता दिया। अब आते हैं टॉपिक पर। ये हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि जैसे राहुल पुस्तक पढ़ चुका है। सबसे पहली बात कि ट्रांसलेशन जब भी किया जाता है
हमें सेंटेंस और टेंस की पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है, बगैर इसके ट्रांसलेशन करना संभव है ही नहीं। अब यहाँ पर लिखा गया है राहुल पुस्तक पढ़ चुका है, तो देखिए टेंस की पहचान हो रही है कि यहाँ पे आया है चुका है। चुका है, चुकी है, चुके हैं किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, यानी टेंस हमारा क्लियर हो गया। अब सेंटेंस की जानकारी हमको लेनी है। देखिए इसमें नहीं और कभी नहीं नहीं आया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, यानी इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, इसका मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। तो यानी राम पुस्तक पढ़ चुका है, इसमें स्वीकारने की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य हो जाएगा। अब आते हैं राहुल पुस्तक पढ़ चुका है। ट्रांसलेशन करने से पहले हम रूल को समझेंगे। हमारा जो रूल है, रूल में मैं आपको बताया था, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एच और वी लिख दिया हूं। एच से आपका हेल्पिंग हो गया, वी से आपका वर्ब हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब वो भी मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, यही रूल है आपका। यानी सबसे पहले हमें आपको क्या लिखना है? कर्ता, उसके बाद है आपका सहायक क्रिया, फिर है आपका मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लस उसके बाद है हमारा कर्म। इसी नियम पे भाइयों हमको आपको चलना है, और इसी नियम पे देखिए सारे के सारे ट्रांसलेशन आसानी से होते हुए सुगमता पूर्वक होते चलेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता की अंग्रेजी। तो राहुल पुस्तक पढ़ चुका है में कर्ता है कौन? मैं आपको ये भी ट्रिक बताया था, कर्ता की जानकारी अगर हमको लेनी है तो वाक्य में कौन शब्द रख दें। जैसे पुस्तक कौन पढ़ चुका है, यानी बात आ जा रही है राहुल की, तो यानी सब्जेक्ट हमें पता हो गया, सब्जेक्ट राहुल है, तो हम यहाँ पर राहुल की अंग्रेजी लिख देंगे। अब सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको भाइयों रुक जाना है। रुकना इसलिए हमको ये देखना है ये जो राहुल लिखा गया है ये हमारा एक वचन में है कि बहुवचन में है। राहुल आपको बताया गया जो नाम होते हैं, नाम हमेशा सिंगुलर में होता है, यानी आपका एक वचन में होता है। तो राहुल एक वचन है, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया आपको क्या बताई गई थी? हैज बताया गया था। तो राहुल के साथ लग जाएगा हमारा हैज। और कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई। अब मुख्य क्रिया लिखना है। मुख्य क्रिया है हमारा मेन वर्ब है पढ़ चुका है। तो पढ़ चुका है यानी पढ़ना, मूल शब्द है हमारा पढ़ना। पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए रीड की स्पेलिंग होती है READ। भाइयों रीड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रेड पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग वही रहती है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जब रेड पढ़ा जाता है तो वहां पर रेड यानी RED लिख देते हैं, जो कि रेड यहाँ पे कलर की बात नहीं कर रहा। रेड मीन्स लाल होता है, यहाँ पे लाल रंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो रीड है स्पेलिंग रीड ही रहेगी, लेकिन पढ़ने के लिए इसको थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? रेड पढ़ेंगे। अगर गलती से मान लीजिए मैंने लिखने के लिए यहाँ पर रेड लिखा है, मान लीजिए रीड भी लिखा गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फर्स्ट फॉर्म में इसको रेड पढ़ेंगे, सॉरी रीड पढ़ेंगे। और अगर ये जो है पास्ट फॉर्म में है, कहने का मतलब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जब बात करेंगे तो इसको रेड पढ़ा जाएगा। अब हमने लिख दिया राहुल हैज रेड द बुक, आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर बुक हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन हो गया। अब सपोज दैट थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कोई पूछ ही लिया कि राहुल पुस्तक पढ़ चुका है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया राहुल हैज, चूंकि रीड और रेड लिखा तो जाएगा, ऐसे लिखने से तो हो गया कि चलिए सही है। अब इसको कोई पूछ ले राहुल पुस्तक पढ़ चुका है, इसको आप ट्रांसलेशन करके बताइए, तो आप कह दीजिएगा अगर कि राहुल हैज रीड द बुक, तुरंत गलत हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, तुरंत ही गलत होगा,
इसलिए कि हमने यहाँ पर लिखा तो रीड ही है, लेकिन रेड की स्पेलिंग भी यहाँ पर रेड ही दर्शानी है, इसलिए यहाँ पर हम रेड पढ़ेंगे ना कि रीड पढ़ेंगे। अगर हम भाइयों रीड पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। राहुल हैज रेड द बुक हो गया। अब दूसरी बात आती है, दूसरा कि वे बाजार में सामान खरीद चुके हैं। वे बाजार में सामान खरीद चुके हैं। देखिए हमें आपको इसी नियम पे चलना है, नियम पर आप चलिएगा, ऑटोमेटिक आराम से ट्रांसलेशन होता चला जाएगा। इसमें हमें आपको थोड़ा सा भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है। बाजार में सामान खरीदने का काम कौन कर चुका है, यानी वे कर चुका है। कर्ता हमारा पता हो गया कि कर्ता हमारा आपका क्या है, वे है। अब वे आपका जैसे ही लिखिए, स्पेलिंग दे हो गई, लिखने के बाद हमको तुरंत लिखना है, ये पता करना है ये जो हमारा दे है, दे सिंगुलर है कि प्लूरल है, दे एक वचन है कि बहुवचन है। दे हमारा आपका है बहुवचन। जब बहुवचन की श्रेणी में आता है तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है, हैव लगता है, तो दे हैव हो गया। अब यहाँ पे है खरीदना। खरीदना को अंग्रेजी में बोला जाता है बाई, BUY होता है। बाई मीन्स होता है खरीदना। अब बाई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई का सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हमारा बॉट ही होता है। तो स्पेलिंग क्या हो जाती है, BOUGHT होता है। तो हम यहाँ पर बताए हैं कि जितने भी परफेक्ट होंगे, परफेक्ट टेंस की बात जब जब की जाएगी तो उसमें हमेशा हमें आपको थर्ड फॉर्म में ही लिखना है। मुख्य क्रिया की हमेशा तीसरी फॉर्म में ही लिखनी है, थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पर खरीद चुके हैं, खरीदना का अंग्रेजी आपको बताया गया बाई, बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे बॉट। क्या खरीद चुके हैं, सामान। सामान को हम गुड्स भी बोलते हैं। गुड मतलब होता है अच्छा, जब गुड्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सामान। हम यहाँ पे थिंग्स भी कर सकते हैं, थिंग का मतलब वस्तु, वस्तु मतलब सामान ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो यानी दे है बॉट गुड्स। कहाँ पे खरीद रहे हैं भैया, ये स्थान का बोध करा रहा है, तो यानी स्थान है बाजार में। तुम्हें यानी इन द आपका क्या हो जाएगा, मार्केट। देखिए कितने सरलता पूर्वक ट्रांसलेशन आराम से होता चला जा रहा है। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप लोगों को इसको नोट करना है, शॉर्ट स्क्रीन लेना है, तो आप लोग जो है इसको ले सकते हैं। अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलिए अब अगला चलते हैं। हम रास्ते में फूल तोड़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा गया है हम रास्ते में फूल तोड़ चुके हैं। देखिए हमको इसी नियम पे चलना है। देखिए इस नियम के तहत कैसे फिर ट्रांसलेशन हो रहा है। कर्ता कौन है इसमें, रास्ते में फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है, हम, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हम की अंग्रेजी हो गई वी। अब मैं आपको बताया कर्ता लिखने के बाद आपको तुरंत रुकना है। रुकने के बाद आपको इसकी पहचान करनी है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। वी हमारा बहुवचन में आता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, हैव। वी हैव हो गया। अब आते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया है हमारा तोड़ना। तो तोड़ना को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लग। तो इसका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म कहने का मतलब, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म करेंगे तो इसमें ईडी जोड़ देंगे, प्लग्ड हो जाएगा। प्लग का सेकंड फॉर्म भी प्लग्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लग्ड होता है। यानी वी है प्लग्ड, क्या तोड़ रहे हैं भाइयों, फूल, तो यहाँ हो जाएगा फ्लावर। देखिए वह हम रास्ते में फूल तोड़ रहे हैं, तो यानी देखिए यहाँ पर फूल सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर, अगर मान लीजिए यहाँ पर फूलों हो जाता तब यहाँ पे हम इसको भी बहुवचन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर फूल ही लिखा है, इसलिए हम जो है यहाँ पे फ्लावर लिखेंगे। वी हैव प्लग्ड फ्लावर
कहाँ पे तोड़ रहे हैं? रास्ते में। तो रास्ते में की अंग्रेजी होती है इन द वे। इसके पहले के वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कहीं कहीं पर वीडियो बफरिंग कर रहा था, जिसके कारण हो सकता है वर्ड को समझने में आप लोगों को समस्या होंगी। उसके लिए हम अखिलेश एजुकेशन जौनपुर की तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अब अगले के वीडियो में ये समस्याएं नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए। तो फिलहाल ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बता दिया। अब आते हैं अगले सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है। नेगेटिव सेंटेंस हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस पे ही डिपेंड है। इसमें कुछ नहीं करना है, सारा नियम सब कुछ जो है वही रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें भाइयों कुछ नहीं करना है, सब कुछ रहेगा। बस जहां पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। और नहीं शब्द आता है तो नॉट लगाना है, और कभी नहीं शब्द आता है तो हम कहाँ किससे काम चलाएंगे? नेवर से काम चलाएंगे। ठीक है। अब उदाहरण दिया जा रहा है, आप अपना काम नहीं कर चुके हैं। आप अपना काम नहीं कर चुके हैं। तो देखिए हमने बताया सब कुछ रूल वही है, बस आपको पता करना है कर्ता कौन है। कर्ता हमारा है आप हो या तुम हो, दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? यू होता है। यू भाइयों आपका बहुवचन की श्रेणी में आता है, इसलिए यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यू के साथ क्या लगाएंगे? हैव। अब आपको बताया गया कि नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट लगा देना। नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाइए, कभी नहीं आया है तो नेवर। यू हैव नॉट। करना को अंग्रेजी में बोला जाता है डू। करना का अंग्रेजी क्या होता है? डू। देखिए डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, अब डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। डू का सेकंड फॉर्म भाइयों क्या होता है? डिड होता है, और इसका थर्ड फॉर्म होता है डन। तो हमें आपको बताया गया परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था यानी थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो थर्ड फॉर्म हमारा क्या है? डू का थर्ड फॉर्म डन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डन। वी हैव नॉट डन। अब देखिए अपना काम, अपना का अंग्रेजी मैं आपको यह भी बताया था कि अपना शब्द की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार लिखा जाता है। अपना का अंग्रेजी सिर्फ एक ही नहीं होता है, मैं बताया था, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। यदि कर्ता हमारा ही है तो अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हिज। कर्ता यदि हमारा सी है तो अपना का अंग्रेजी हो जाएगा हर। यदि इट है तो यहां पर इट काम चला लीजिए। यदि आपका नेम है, नेम में अगर पुरुष का नाम है तो यहां पर हम लगाएंगे हिज। यदि कोई स्त्री का नाम है, महिला का नाम है, तो वहां पर हम लगा देंगे हर। आई है तो अपना का अंग्रेजी हो जाएगा माई। यदि आपका कर्ता यू वी है तो अपना का अंग्रेजी हो जाएगा आवर। यदि आपका कर्ता दे है तो अपना का अंग्रेजी हो जाएगा दियर। यदि आपका कर्ता यू है तो अपना का अंग्रेजी हो जाएगा योर। तो यहां पर देखिए अपना का अंग्रेजी आई है। अपना का अंग्रेजी हमको यहाँ पर लिखना है। अपना का अंग्रेजी लिखेंगे किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा यू है तो यू का अनुसार हमको लिखना है। अपना का अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? योर। यहाँ पे हम लिख देंगे योर, और काम का अंग्रेजी होता है वर्क। ये हो गया, यू हैव नॉट डन योर वर्क। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लड़के
रास्ते में लड़ाई कर चुके हैं। कुछ लड़के रास्ते में लड़ाई कर चुके हैं। देखिए, कुछ लड़के रास्ते में लड़ाई कर चुके हैं, ये आपका अफर्मेटिव है। हमको क्या है पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कुछ लड़के रास्ते में लड़ाई नहीं कर चुके हैं। नहीं लगाएंगे तभी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। अगर नहीं लगाते हो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, इसलिए हमने वहाँ पर नहीं शब्द नहीं लिखा था पहचान कराने के लिए। अब तो क्लियर हो गया कि कुछ लड़के रास्ते में लड़ाई नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लड़के आपका हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे कुछ का अंग्रेजी फ्यू भी लिख सकते हैं और सम भी लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सम लिख देते हैं। बॉय की अंग्रेजी होता है वाई। आपको पहली वीडियो में बताया था सिंगुलर को किस तरह से प्लूरल में बदला जाता है। जब वाई के पहले ए ई आई ओ यू जब वावेल आता है तो वाई चेंज नहीं होता है, उसके साथ यस लग जाता है। सम बॉयज हो गया। अब जब बॉयज, सम बॉयज मतलब कुछ लड़के जब कोई एक लड़का होता तो सिंगुलर की कैटेगरी में आता, लेकिन जब कुछ लड़के हो गए तो यानी बहुत से लड़कों की बात हो जाए, इसमें 2 4 6 इसमें कोई गिनती नहीं है। कुछ में जब बात हो जाएगी तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ जाएंगे। तो बहुवचन के साथ भाइयों हमारा क्या लगता है, हैव लगता है। सम बॉयज हैव और नहीं शब्द आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट। फाइट मिस होता है लड़ना, तो फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट। सम बॉयज हैव नॉट फॉट, कहाँ पर लड़ते हैं, रास्ते में, इन द वे हो गया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस इस टेंस का आपका लास्ट सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। भाइयों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर की तरफ से सभी अध्यापकों का ये प्रयास रहता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं या हम लोगों के माध्यम से जितने भी बच्चे, चाहे वो निम्न परिवार के हों, चाहे वो गरीब समुदाय से हो, जिस भी स्तर के बच्चे हों, हम लोगों का प्रयास है कि सभी बच्चों को निःशुल्क सेवा देते हुए उन सभी लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना और उनको एक नई दिशा दिखाते हुए अग्रसर करना, उनको आगे की तरफ बढ़ाने का प्रयास रहता है हम लोगों का। तो इसमें आप लोगों का जब भरपूर सहयोग मिलेगा तभी ये चीज़ें संभव हैं। इसलिए आप लोग जो है बेहिचक हम लोगों का सहयोग करें, ताकि हम लोग आप लोगों के साथ हो करके जितने भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, जो बच्चों को ये सब जानकारियाँ प्राप्त नहीं हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से उस सारी जानकारियों को अर्जित कर सकें, प्राप्त कर सकते। अब आ जाते हैं फिर टॉपिक पर। हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जब वाक्य में क्या शब्द पहले आ गया, जैसे क्या वह अपना कपड़ा सिल चुकी है। क्या वह अपना कपड़ा सिल चुकी है। आपको बताए हैं जब क्या शब्द वाक्य में पहले आता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आपको बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने यही बात बताया था, और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही बात बताया था। वाक्य में जैसे भी आपको क्या शब्द शुरू में पहले नजर आए, आप जान लीजिएगा कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सहायक क्रिया लिखना है, क्या की अंग्रेजी लिखनी ही नहीं है। अब आपको यह भी बताया गया था कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी हम तभी लिखेंगे जब हमको जो है कर्ता पता हो। यदि हमको कर्ता पता है तभी
हम जो है हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख नहीं सकते। अंदाज बस लिखेंगे तो हमारा अक्सर गलत होने का चांसेस रहेगा। इसलिए इस बात को हम समझ लें, क्या शब्द जब पहले आएगा तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो इसमें क्या है, अपना कपड़ा सिलने का काम कौन कर चुका है, वह, यानी वह की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए वह की अंग्रेजी लिखी गई है ही। अब आपको देखना है कि ही सही लिखा गया कि गलत लिखा गया है, क्योंकि ये जो हमारा वाक्य है इसमें आपको देखिए वह की अंग्रेजी आपको दो बताया गया है, ही भी बताया गया और सी भी बताया गया है। जब पुरुष जात का बोध होगा वाक्य में तब अपना का अंग्रेजी ही लिखा जाता है, लेकिन इस वाक्य में स्त्री जात का बोध हो रहा है। क्या वह अपना कपड़ा सिल चुकी है, कोई लड़की होगी या कोई महिला होगी उसी को कहेंगे ना कि हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपसे कह दूं कि मैं पढ़ा रही हूं तब तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह अपना कपड़ा सिल चुकी है। तो इसलिए यह क्या है सिल चुकी है, स्त्री जात का बोध हो रहा है, इसलिए वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सी हो गया। अब सी देखिए आपका एक वचन में आता है कि बहुवचन में आता है, सी हमारा आता है एक वचन की श्रेणी में। इसलिए हमने आपको पहले बताया कि सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज। यहाँ हो जाएगा हैज सी। सिलना का अंग्रेजी सिव भी होता है और स्टिच भी होता है, स्टिच भी होता है और सिव भी होता है। तो चलिए स्टिच अगर लिखते हैं तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म जब लिखेंगे इसमें ईडी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज सी स्टिच्ड। एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया के अंत में सी एच या एस एच आता है तो आप उसके लास्ट में ईडी लगा दीजिएगा, तो आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का काम कर जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हैज सी स्टिच्ड। अब यहाँ पर देखिए फिर बात आ गई अपना कपड़ा की। यहाँ पर हम अपना का अंग्रेजी लिखेंगे पहले, तो अपना का अंग्रेजी हम किसके अनुसार लिखते हैं, कर्ता के अनुसार लिखते हैं। कर्ता हमारा क्या है, सी है। तो सी जब रहता है तो अपना का अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। तो यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर। हैज सी स्टिच्ड हर क्लॉथ। बस आपका ये हो गया ट्रांसलेशन। इसमें और समझ लीजिए, यदि इस वाक्य में नहीं भी शब्द आ गया, जैसे क्या वह अपना कपड़ा नहीं सिल चुकी है, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं हाँ में भी पूछा जा सकता है और ना में भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो इसके पहले हाँ में पूछा गया क्या वह अपना कपड़ा सिल चुकी है, अब इसमें ना में पूछा जा रहा है क्या वह अपना कपड़ा नहीं सिल चुकी है। आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द की अंग्रेजी हमेशा कर्ता के बाद लिखी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, तब उसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी लिखनी होगी। जब क्या शब्द पहले आएगा तब, इसलिए नहीं शब्द की अंग्रेजी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट। हैज सी नॉट स्टिच्ड हर क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। वे शहर में कब जा चुके हैं, वे शहर में कब जा चुके हैं। इसमें आप देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, यानी कौन सा शब्द है, कब। अगर कब को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वे शहर में जा चुके हैं, तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कब शब्द रख देने से ये क्या बन गया, आपका प्रश्न बन गया, यानी प्रश्न पूछने काम कर रहा है। वे शहर में कब जा चुके हैं, तो यानी ये प्रश्न पूछ रहा है। आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, जब क्वेश्चन करने वाला शब्द यानी प्रश्न करने वाला शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड पहले न आकर के वाक्य में कहीं भी आ जाए, पहले न आकर के वाक्य में कहीं भी आ जाए, तो सबसे पहले ही उसी का कान पकड़ करके उसकी अंग्रेजी पहले कर लीजिए, पहले उसी की अंग्रेजी लिखिए। तो कब यहाँ पे लिखा गया, कब की अंग्रेजी क्या होती है,
वेन होता है, हम यहाँ पर लिख देंगे वेन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पहले बताया गया है कि कर्ता पहले नहीं लिखते हैं, कर्ता के पहले ही क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखी जाती है। और सहायक क्रिया हम तभी लिख सकते हैं जब हमको कर्ता मालूम हो। यहाँ पर वे क्या है, आपका कर्ता, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए। अब यहाँ पे बताइए दे आपका कौन सा है, सब्जेक्ट, एक वचन है कि बहुवचन है, ये आपका बहुवचन की श्रेणी में आता है, यानी बहुवचन है कर्ता आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा, है। इसमें भी देखो सहायक क्रिया पहले लिखी गई है कर्ता के पहले, इसमें देखो कर्ता के पहले इसमें भी सहायक क्रिया लिखी गई है। बस अंतर क्या है, इसमें जो प्रश्न करने वाला शब्द है उसकी अंग्रेजी को आप पहले उठा करके कर लीजिए, बस बाकी इसी नियम पे चलना है। वेन हैव दे, अब जाना, जाना को अंग्रेजी में बोला जाता है गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ पे हमको थर्ड फॉर्म ही लिखना है, वेन हैव दे गॉन। कहाँ पे जा रहे हैं भैया, सड़क में, सॉरी शहर में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन द सिटी। बस आपका आसानी से हो गया। ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा क्लियर हो गया। जिन भाइयों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको अगला टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताएंगे, ताकि आज हमारा जो पहला टेंस जो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के चारों प्रारूप को हम पढ़ लें। तो अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब आपको दूसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताने चल रहा हूँ। इसके जस्ट पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया। अब लास्ट है प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब भाइयों इसकी आइडेंटिटी नाम से ही मालूम चल जाता है, जब प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट का आइडेंटिटी है हो, हूँ बताया गया है, कंटीन्यूअस का बताया गया है, रहा रही रहे बताया गया है। जब परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो उसमें जाकर के समय जुड़ जाएगा। तो वही काम हमको करना है। तो यहाँ पे भाई हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस आपका इसमें क्या जुड़ जाएगा, समय। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और कंटीन्यूअस टेंस में दोनों में अंतर होता है। आपको ये भी बात मैं बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जब सिर्फ कंटीन्यूअस टेंस रहेगा, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, तो उसमें समय नहीं रहेगा, उसमें समय नहीं दिया रहेगा। अब जब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो उसमें समय आकर के जुड़ जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, हाँ, मीरा सुबह से गिटार बजा रही हैं, तो इस तरह से आपका समय का बोध कराएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस को बताने से पहले मैं आपको इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता दूं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, और आपका क्या होता है, हैव बीन। सेम चीजें वही हैं, बस बीन शब्द इसमें जुड़ा है। इसमें भी आपको क्या करना है, एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज बीन लगाना है, बहुवचन कर्ता के साथ आपको हैव बीन लगाना है। इसके जस्ट पहले टेंस में अभी भी मैं बताया, एक वचन कर्ता के साथ आपको हैज बताए थे, बहुवचन कर्ता के साथ हैव बताए थे। तो वही चीज इसमें भी है, एक वचन के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, और बहुवचन के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। अब बात आती है भाइयों इसमें समय की। अब बात आती है भाइयों इसमें समय की। अब समय जो होता है, समय के 2 कंडीशन होती हैं, एक निश्चित समय होता है तो दूसरा क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। अब पता कैसे करेंगे कि यह निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। देखिए, जब कोई तिथि हो, जैसे डेट दिया हो, दिनों के नाम हो,
महीनों के नाम हो और 24 घंटे के अंतर्गत जैसे होने वाली क्रियाएं, जैसे सुबह से, दोपहर से, आधी रात से, भोर से, ये चीज़ें अगर आती हैं तो ये सभी क्या हो जाएंगे, निश्चित समय को दर्शाएंगे। यानी कोई तिथि आ गई, दिनों का नाम आ गया, दिनों का नाम जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, मतलब आपका शुक्रवार, शनिवार, ये आ जाता है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, ये निश्चित समय को माना जाएगा। महीनों के नाम में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी आता है तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, निश्चित समय के अंतर्गत आएगा। जैसे सुबह से, शाम से, भोर से, आधी रात से, दोपहर से, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये अनिश्चित ये भी निश्चित समय को दर्शाएंगे। अब आते हैं आगे। अब जब समय की बात हो गई भाइयों, यदि निश्चित समय है तो से की अंग्रेजी हम लिखेंगे सिंस। क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। और अगर अनिश्चित समय है, जैसे निश्चित समय है तो से की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। और वही हमारा आपका अगर अनिश्चित समय है तो वहां पर हम से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। यानी जिस वाक्य में सिंस लग जाएगा तो यानी ये क्लियर कर देगा कि यानी इसमें निश्चित समय का बोध कराया गया है। और जिस वाक्य में जो है फॉर का प्रयोग होता है तो उसमें आप समझ लीजिएगा कि यह अनिश्चित समय को दर्शा रहा है, बतला रहा है। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं इस टेंस के तहत, जैसे राजेंद्र 2 घंटे से टहल रहा है। राजेंद्र 2 घंटे से टहल रहा है। अब सब कुछ वही है। जैसे सबसे पहले हमको कर्ता की अंग्रेजी लिखनी है, कर्ता है हमारा राजेंद्र, तो यहाँ पे राजेंद्र की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे, राजेंद्र हो गए। राजेंद्र भाइयों क्या है, नाम है, तो नाम हमेशा एक वचन में होता है। एक वचन जब राजेंद्र है तो एक वचन के साथ हमने क्या बताया आपको, सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज बीन लगता है। राजेंद्र हैज बीन हो गया। अब उस टेंस में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती थी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली अवस्था लिखी जाती है और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी जोड़ता है। तो यहाँ पर टहलना है, टहलना का अंग्रेजी होता है वॉक। टहलना का अंग्रेजी क्या होता है, वॉक होता है। तो वॉक में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। कुछ भाई बंधु हैं या बच्चे हैं गलतियां कर जाते हैं, लिखा जाता है वाक, पढ़ा जाता वाक, जैसे लिखने के लिए तो लिख दिया WALK। कुछ लोग इसको गलत पढ़ते हैं, वाल्क पढ़ते हैं, जो कि वाल्क नहीं है। यहाँ पे यल जो है हमारा साइलेंट है, छिपा होता है प्रोनाउंसिएशन जब इसका निकालते हैं तो राजेंद्र हैज बीन वॉकिंग। अब 2 घंटे से हमने आपको बताया, ये जो से की अंग्रेजी होती है, से की अंग्रेजी सिंस भी होता है और फॉर भी होता है। अब दोनों तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, दोनों में से लिखेंगे कोई एक। तो हमको ये देखना होगा कि इस वाक्य में जो समय का बोध करा रहा है, निश्चित समय का बोध हो रहा है कि अनिश्चित समय का। जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चित समय है। तो इसलिए यहाँ पे से की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, फॉर। अब 2 घंटे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब उसके बाद हो जाएगा आपका आवर्स हो जाएगा। बस हो गया आपका, राजेंद्र हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा, आप सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। आप सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें कर्ता कौन है आपका, आप। आपकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। यू के साथ क्या लगेगा, यू आपका बहुवचन है, क्योंकि आपको बताया गया कर्ता का अंग्रेजी लिखने के बाद आप देखा करिए कि कर्ता हमारा एक वचन में है कि बहुवचन में। कर्ता हमारा ये आपका यू जो है ये आपका बहुवचन में है, तो इसलिए बहुवचन साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, हैव बीन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैव बीन हो जाएगा। यू हैव बीन, पढ़ना मुख्य क्रिया है, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, पढ़ना का अंग्रेजी भाइयों होता है रीड।
तो रीड है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि मुख्य क्रिया में हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है, बस इसमें आईएनजी को जोड़ दिया जाता है। तो हो जाएगा यू हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। अखबार की अंग्रेजी हो जाएगी न्यूज़पेपर। अब सुबह से, अब देखिए सुबह तो कहीं होता नहीं है, सुबह जब होती है तो उसे कहा जाता है सुबह हो गई, तो यानी ये निश्चित है, यह चीज़ें निश्चित है, एक इसका भी एक सीमा होती है। हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया, सुबह आपका ये निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पर से की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, सिंस हो गया। अब ये क्या हो गया, सुबह, सुबह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग। बस ट्रांसलेट आपका हो गया। यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से अखबार, आप सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर ये कह दिया जाता इस वाक्य में, राजेंद्र पिछले 2 घंटे से टहल रहा है। देखिए पिछले की बात हो जा रही है, जैसे ही ये शब्द में पिछला शब्द जुड़ेगा तुरंत क्या हो जाएगा, ये निश्चित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पिछला है, पिछला को आप रेयर भी लिख सकते हैं, तो जब रेयर लगा दीजिएगा तो जो फॉर लगा है तो फॉर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंस में हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आपको अगला सेंटेंस बताएंगे, यानी आपको नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आपको इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी आपको नकारात्मक वाक्य बतलाने चल रहा हूं, यानी है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में क्या करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत कुछ नहीं करना है, नियम सब कुछ वही है। आप ध्यान देना है कि बीन के पहले ही नॉट शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी। कहने का मतलब अगर नए शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखना है, हैज़ के बाद नॉट फिर बीन, हैव के बाद नॉट उसके बाद बीन, यानी पढ़ने के लिए क्या पढ़ा, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन पढ़ा जाएगा। जैसे देख लीजिए उदाहरण में, राजू 4 दिनों से मिठाइयाँ नहीं बना रहा है। राजू 4 दिनों से मिठाइयाँ नहीं बना रहा है। अब क्या हो जाएगा, राजू, अब देखिए 4 दिनों से मिठाइयाँ नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ी सी बात ये क्लियर हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, राजू, राजू का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, RAJU, ऐसे लिख लीजिए, राजू हो गया। राजू एक वचन में आएंगे कि बहुवचन में आएंगे, राजू हमारा क्या आएगा, एक वचन में आएगा। तो एक वचन में जब राजू आएंगे तो राजू साथ क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़। आपको बताए हैं अगर नहीं शब्द आता है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, यानी जहाँ जहाँ बीन जाएगा बीन के पहले ही आपको नॉट लगाना है। तो यानी इस वाक्य में नहीं शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे नहीं शब्द की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, नॉट। राजू हैज़ नॉट, अब क्या लिख देंगे, बीन। बनाना, बना रहा यानी बनाना, बनाना का अंग्रेजी क्या होता है, मेक। मेक में हमको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। एक चीज मित्रों और जान लें, कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, उसके अंत में अगर ई शब्द आता है, जैसे वर्ब हो, मुख्य क्रिया हो, उसमें उसकी अंग्रेजी लिखने में यदि अंत में ई शब्द आता है तो आप ई को हटा के तब उसमें ING जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मेक में क्या आ गया, ई आ गया, तो हम ई को हटा देंगे तब उसके बाद इसमें हम ING लगाएंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे ई लिखा रहेगा उसके बाद आप ING लगाइए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर राजू हैज़ नॉट बीन मेकिंग, राजू हैज़ नॉट बीन मेकिंग। तो देखिए इसमें राजू 4 दिनों से मिठाइयाँ नहीं बना रहा है, तो राजू की अंग्रेजी हमने लिख दिया, करता था। अब इसके अनुसार हमने सहायक क्रिया लिख दिया, चूंकि राजू एक वचन था, इसके साथ हम क्या लगा दिए हैं,
हैज़ बीन, तो नहीं शब्द आया था तो आपको बताएं बीन के पहले ही आपको नॉट लगाना, तो हो गया राजू हैज़ नॉट बीन। मुख्य क्रिया है आपका बनाना, तो बनाना का अंग्रेजी क्या होता है मेक, तो मेक में आईएनजी लगा दिए, मेकिंग हो गया। क्या बना रहे हैं भाइयों, मिठाइयाँ, तो मिठाई को अंग्रेजी में बोला जाता है स्वीट। तो यहाँ पे जब यह बहुवचन है मिठाइयाँ तो इंग्लिश में उसकी बहुवचन बनाएंगे यानी स्वीट्स हो जाएगा। राजू हैज़ नॉट बीन मेकिंग स्वीट्स। अब यहाँ पे देखिए 4 दिनों से, ये देखना है हमारे क्लियर है यानी निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। अब पता नहीं कौन से 4 दिनों से मिठाई बन रही है, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं है यानी ये अनिश्चित समय का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, से के अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे, फॉर हो जाएगा। फॉर दिनों के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डेज। ये आपका हो गया। राजू हैज़ नॉट बीन मेकिंग स्वीट्स फॉर 4 डेज हो गया। अब दूसरा उदाहरण लिया जाता है, रानी अपने प्रजा की सेवा पिछले 10 वर्षों से कर रही है। रानी अपनी प्रजा की सेवा पिछले 10 वर्षों से कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए रानी अपनी प्रजा की सेवा पिछले 10 वर्षों से कर रही है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका स्वीकारात्मक वाक्य है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचान हुई भैया, इसमें नहीं शब्द कहीं आया ही नहीं है, अगर नहीं शब्द आया होता तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता। तो मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ इसलिए सेंटेंस गलत लिखा गया है, इसमें नहीं लगाएंगे तब जा करके ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। रानी अपनी प्रजा की सेवा पिछले 10 वर्षों से नहीं कर रही हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब जा करके आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं रानी। रानी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, क्वीन बोला जाता है, QUEEN। कितनी रानी है, एक रानी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज़। अब नहीं शब्द आया तो नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बीन। हमने आपको बताया नहीं शब्द की अंग्रेजी हैज और बीन के बीच में ही लिखना है, नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट, और हैव और बीन के बीच में ही लिखना होगा। क्वीन हैज नॉट बीन, सेवा करना, रानी अपने प्रजा की सेवा पिछले 10 वर्षों से नहीं कर रही हैं। कहने का मतलब सेवा करना का अंग्रेजी होता है सर्व, SERVE। सर्व मतलब होता है सेवा करना। तो यहाँ मेन वर्ब आपका मुख्य क्रिया आपका सेवा करना है, तो सर्व है। आपको बताया अभी कि जब लास्ट में ई शब्द आए तो उसमें ING लगाना होता है, ई को हटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्विंग। क्वीन हैज़ नॉट बीन सर्विंग अपनी प्रजा, क्योंकि यहाँ पर रानी है, रानी आपकी क्या है, फीमेल है, स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, इसलिए यहाँ पे अपना रानी है तो यहाँ पे अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर। प्रजा, प्रजा को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जो विषय की अंग्रेजी होती है वही लिखा जाता है। क्वीन हैज़ नॉट बीन सर्विंग हर सब्जेक्ट। अब देखिए पिछले 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से कहने का मतलब ये जो बात हो रही है अब से 10 वर्ष पिछले से बात हो रही है, इसका मतलब ये निश्चित समय की कैटेगरी में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, से की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस। अब पिछला का आप रेयर भी लिख लीजिए, रेयर कितने वर्षों से, 10 ईयर्स कर लीजिए, आपका ये हो गया। क्वीन हैज़ नॉट बीन सर्विंग हर सब्जेक्ट सिंस रेयर 10 डेज। इसको आप यहाँ पे पहले भी कर सकते हैं, सिंस के पहले यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब आपको जो है इस टेंस का आखिरी सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक बात बार बार कहता हूँ कि भाइयों कि आप किसी भी तथ्यों को रटने का प्रयास न करके
उसको हम आप समझने का प्रयास करें, तब वो चीज़ें हमारे लिए आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो अब बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें चलिए पहला आता है, क्या रामेंद्र और राहुल दोपहर से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए हम लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन करेंगे, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा इस गलत चिन्ह का प्रयोग से। इसलिए हमको हमेशा जो है सेंटेंस के आधार पर वहाँ पे उसका चिन्ह भी लगाना जरूरी है। अभी कोई भी टॉपिक अगर पर हमको किसी भी विषय पर अगर हमको कुछ लिखना होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पंक्चुएशन का। सबसे बड़ा रोल होता है पंक्चुएशन का होता है। तो पंक्चुएशन में कौन सी चीज़ें कब और कहाँ पर लिखनी है, ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। लिखावट में पंक्चुएशन ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पंक्चुएशन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा हो गया, अपॉस्ट्रोफी कामा हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस तरह से बहुत से हैं। मैं आपको पंक्चुएशन भी बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि ये टेंस जैसे भी मैं क्लियर कराता हूँ, टेंस आपका क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको पंक्चुएशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि यदि हमें आपको मैं फिर कह दे रहा हूँ, यदि हमें पंक्चुएशन का ज्ञान नहीं है तो आप जान लीजिए कि यदि हमको कह दिया जाए एक पेज पर लिखने के लिए किसी भी विषय पर, हम वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और कर भी जाएंगे जब हमें नहीं पता है। तो अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जब उनको दे दिया जाता है कि किसी भी विषय पर, मान लीजिए एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दिया गया या ऐसे दे दिया गया लिखने के लिए, बस वो बच्चे जानते क्या हैं, कोई भी बात आई फुल स्टॉप। इंग्लिश में लिखना होता है बस फुल स्टॉप लिख देंगे, हिंदी में लिखना है पूर्ण विराम यानी एक खड़ी पाई दे देंगे, इसके अलावा और चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पंक्चुएशन में ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताई जाएंगी, कहाँ पर कौन सा चिन्ह किस जगह पर इस्तेमाल होगा, वो चीज़ें आपको हम बताएंगे। तो ये जैसे ही टेंस कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर आ जाते हैं इस मैटर पर, क्या रामेंद्र और राहुल दोपहर से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? देखिए इस वाक्य में क्या पहले फिर आ गया। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया कि वाक्य में जब क्या आता है तो क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हम तभी लिखते हैं जब हमको सब्जेक्ट पता हो, कर्ता पता हो। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? रामेंद्र और राहुल दोपहर से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। यहाँ पे तो रामेंद्र ही तो सिर्फ नहीं खेल रहा है। अगर रामेंद्र ही सिर्फ क्रिकेट खेलता तो सिर्फ रामेंद्र होते करता, लेकिन रामेंद्र और राहुल यानी रामेंद्र के साथ राहुल भी क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रामेंद्र और राहुल दोनों लोग क्रिकेट मैच खेलने काम कर रहे हैं, ये दोनों करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए रामेंद्र और की अंग्रेजी हो जाएगी एंड राहुल। पंक्चुएशन में ये भी चीज़ें आती हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पे कैसे लिखना है। अब जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, यहाँ पर राहुल लिखना है, बस जानते हैं पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, उसके बाद जो है स्मॉल लेटर में। पंक्चुएशन के तहत अगर कोई भी नाम है, नाम दुनिया का कोई भी कैसा भी नाम हो, चाहे पर्वत पहाड़ नदी झील झरना और किसी व्यक्ति का नाम है, तो आप जान लीजिए कहीं भी आएगा उसका नाम जो है हमेशा कैपिटल लेटर में ही हम लिखेंगे। तो रामेंद्र एंड राहुल ये आपका सब्जेक्ट हो गया। दो नाम है, जब दो नाम एक साथ आते हैं तो बहुवचन की श्रेणी में आता है। तो बहुवचन साथ सहायक क्रिया आपको क्या बताया गया है बीन बताया गया है। क्या बताया गया
हैव बीन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं पे ध्यान देना है भाइयों कि आधा जैसे हैव को पहले कर लो, बीन को कर्ता के बाद कर लो। हमने क्या बताया, हैज या हैव को आप पहले कर लो और जो आपका बीन है उसको कर्ता के बाद ले जाओ। तो यहाँ पर रामेंद्र और राहुल बहुवचन हो गए, तो यहाँ पर हम हैव को पहले कर लेंगे, हैव रामेंद्र एंड राहुल। अब ये बीन को हम कहाँ ले जाएंगे, इनके बाद, हैव रामेंद्र एंड राहुल बीन। अब देखिए इसमें अगर नहीं शब्द भी आ गया होता तो हम क्या करेंगे, आपको बताए हैं कि जहां जहां बीन जाएगा, बीन के तुरंत पहले ही आपको नहीं कि अंग्रेजी नॉट लिखनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था यहाँ पे। अगर इस वाक्य में नहीं शब्द होता तो हम यहाँ पर नॉट लिखते, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द नहीं है इसलिए वहाँ पर नॉट नहीं लिखेंगे। हैव रामेंद्र एंड राहुल बीन क्या कर रहे हैं भैया, खेल रहे हैं, मुख्य क्रिया आपका यही है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट मैच। कब खेल रहे हैं, दोपहर से। दोपहर यानी ये भी निश्चित है, दोपहर को ही हम कहते हैं कि भैया दोपहर हो गई है, एक उसका भी दायरा है, उसका भी एक सीमा एक समय होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, दोपहर। दोपहर निश्चित होता है, निश्चित समय का बोध करा, से के अंग्रेजी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नून। नून मतलब होता है दोपहर। हैव रामेंद्र एंड राहुल बीन प्लेइंग क्रिकेट मैच सिंस नून। देखिए सेंटेंस लंबा है, लेकिन हम जो है उसी नियम पे ही चले, इसके पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव बताया गया था उसी नियम पे हम चले, क्योंकि नियम सब कुछ उसे हर टेंस में वही चलता जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव में बताया था जब क्या पहले आएगा तो सबसे पहले सहायक क्रिया की अंग्रेजी लिखेंगे। सहायक क्रिया यहाँ पे हैव बीन होता है तो हैव यहाँ लिखे हैं, और बीन जो है कर्ता के बीन के बीच में जो है इसके पहले कर्ता लिख दिए हैं, यानी हैव रामेंद्र एंड राहुल, बीन हो गया। अब उसके बाद मुख्य क्रिया है खेलना। खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, प्ले में आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच हो गया। दोपहर से निश्चित है, यहाँ पे हो गया आपका सिंस नून हो गया। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। चलिए अब दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, अध्यापक बच्चों को पिछले 3 दिनों से, अध्यापक बच्चों को पिछले 3 दिनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को पिछले 3 दिनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया जब वाक्य में प्रश्न करने वाला शब्द पहले न आकर के जब बीच में या अंत में कहीं भी आता है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखिए। तो यहाँ पे प्रश्न करने का काम क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों का अंग्रेजी हम लिख देंगे वाई। अब तुरंत क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में आपको बताया गया है कि कर्ता के पहले ही सहायक क्रिया लिखी जाती है, तो सहायक क्रिया आपका हैज़ बीन होता है और हैव बीन होता है। एक वचन के साथ हैज़ बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। तो अध्यापक क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। तो यहाँ पे हैज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे अध्यापक की अंग्रेजी लिखेंगे टीचर। अब यहाँ पे लिखा जाएगा बीन। वाई हैज़ टीचर बीन, यानी कहने का मतलब कर्ता जो है हैज़ और बीन के बीच में लिखा जाएगा। वाई हैज़ टीचर बीन। अब देखो यहाँ पे नहीं शब्द भी आया है, यहाँ पे हमने गलतियाँ की हैं, इसलिए हम यहाँ पे मिटाएंगे। नहीं शब्द आया है, आपको पहले बताया गया जहाँ जहाँ बीन जाएगा बीन के तुरंत पहले ही आपको नहीं की अंग्रेजी लिखनी है। तो यहाँ पे टीचर है तो यहाँ पे नॉट। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बीन, क्योंकि यहाँ बीन है, बीन के पहले यहाँ पर नॉट लिखेंगे। वाई हैज़ टीचर नॉट बीन।
यहाँ पे पढ़ाना, देखिए पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। पढ़ना का अंग्रेजी रीड होता है, पढ़ाना को अंग्रेजी में बोलते हैं टीच। तो यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा आपका टीचिंग। यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए इंग्लिश। किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। ऑफ द चिल्ड्रेन। पिछले 3 दिनों से, यहाँ पे निश्चितता का थोड़ा सा बोध करा रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंस रेयर 3 days हो जाएगा। वाई हैज़ टीचर नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश ऑफ द चिल्ड्रेन सिंस रेयर 3 days। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट के जो चारों भेद होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुका था। और आज के दिन यानी आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये दोनों टेंसों को आज मैंने आपको पढ़ाया। कहने का मतलब आज हमारा जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सारा क्लियर हो गया है। अब अगले की वीडियो में आपको जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बताएंगे। इसलिए कि ये 4 टेंस जब आपको आ गया है, बाकी के जितने भी टेंस हैं बस नियम को देखते हुए आगे लगाते चले जाएंगे, जल्दी जल्दी आपको आता हुआ चला जाएगा। क्योंकि सब में नियम तो वही रहेगा, सिर्फ इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब बदलेगी और आपका जो वर्ब होता है वो वर्ब बदलेगी। और कहने का मतलब मेरा ये है, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, बताते समय थोड़ा सा दिमाग बढ़ भी जाता है कभी कभी। तो उस दौरान जैसी भी कंडीशन बनती है, अगर दिक्कत हमसे होती है, कहीं अगर प्रॉब्लम हो गई, कहीं मिस्टेक हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस गलती को मैं पुनः सुधारूंगा और उस सुधारने का प्रयास भी करूंगा। और आप लोगों से मैं यही अपील करता हूं, यही मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अखिलेश एजुकेशन जौनपुर से आप जुड़ें और बच्चों को जागरूक करें, बच्चों को मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और हम लोगों से जो कुछ भी संभव होगा हम लोग बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोगों का पठन पाठन की ये जो प्रक्रिया चल रही है ऑनलाइन, यह जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शिक्षित बनाने के लिए हम लोगों का यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी शिक्षा से थोड़ी सी दूरी पर हैं, वो बच्चे जो है इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट होता है, अलग अलग विषयों की जानकारी वो प्राप्त कर सकें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।